बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का मतलब है हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रा का मतलब होता है पानी। तो हाइड्रेटेड कार्बन से मुराद कि वो कार्बन जो कि हम कह सकते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच है या पानी के मॉलिक्यूल्स का लिंक है उस कार्बन के साथ, उसे हम कहेंगे कि वो हमारे पास हाइड्रेटेड कार्बन है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इन्हें हम हाइड्रेटेड कार्बन्स भी कह सकते हैं। बेसिकली इन्हें हाइड्रेटेड कार्बन्स इसलिए कहा जाता है कि साइंटिस्ट ने जब पहली दफ़ा डिस्कवर किया इनको कार्बोहाइड्रेट्स को, इनके स्ट्रक्चरल फार्मूले का उनको पता चला, तो उन्हें इसके फार्मूले से कुछ इस तरह से लगा जैसे कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ अटैच है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फार्मूला है हमारे पास, जनरल फार्मूला वह हमारे पास CnH2O या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, इधर X कर लें और इधर इस साइड पे Y भी हो सकता है। तो इसके फार्मूले से हमें यूँ मालूम होता है कि जैसे हमारे पास कार्बन जो है ये अटैच है वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, तो इसलिए जो केमिस्ट थे उन दिनों जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, उन्होंने इसको नाम दे दिया कार्बोहाइड्रेट या हम कह सकते हैं हाइड्रेटेड कार्बन। लेकिन अब हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है बेसिकली इस तरह से, यानी कार्बन का मॉलिक्यूल वाटर के साथ अटैच नहीं है। फार्मूला तो इस तरह से है लेकिन अटैचमेंट जो है वो किसी और फंक्शनल ग्रुप की है। तो इसलिए अब क्योंकि ये हमें क्लियर हो गया, तो चूँकि केमिस्ट ने इसका नाम ही उस वक्त कार्बोहाइड्रेट रख दिया था, तो अब तक यही चलता आ रहा है कार्बोहाइड्रेट ही, यानी कि नाम इसका वही स्टक रहा कि कार्बोहाइड्रेट ही चलता आ रहा है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये बहुत ही वास्टली ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। अबंडेंट मॉलिक्यूल हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अबंडेंट कंपाउंड्स, abundant compounds in living organisms। तो हमारे पास पानी जो है सबसे अबंडेंटली पाया जाता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यानी हम कह सकते हैं कि वाटर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो हमारे पास कंपाउंड या मॉलिक्यूल पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म में वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त कार्बोहाइड्रेट्स को, जो कि अबंडेंटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये ऑर्गेनिजम्स के तकरीबन हर हिस्से में पाया जाता है और हर सेल के अंदर पाया जाता है और हर किस्म के ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये मौजूद होगा। प्रेजेंट इन ऑल organisms and cellular parts। तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की स्पेसिफिसिटी है। अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट की एग्ज़ाम्पल क्या हो सकती है, तो जितने भी हम दरख्त देखते हैं, एग्ज़ाम्पल्स जो हैं इसकी, तो जितने भी हम दरख्त देखते हैं वो तमाम की तमाम जो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। यानी वुड जो है वो कार्बोहाइड्रेट से बनी है, स्पेसिफिकली सेलुलोज। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास कॉटन के अंदर भी मौजूद है।
कॉटन के अलावा जो पेपर हमारा बनता है जिसके ऊपर हम लिखते हैं, चूँकि वो भी इसी से, वुड से ही ड्राइव है, या हम कह सकते हैं कि प्लांट से ड्राइव है, इसलिए उसके अंदर भी सेलुलोज है। अगर खाने की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास स्टार्चेस जितने भी हैं, यानी फ्रूट, जितने भी फल हैं हमारे पास, उनके अंदर स्टार्च है, फ्रूट्स, उसके अलावा सीरियल्स, रूट ट्यूबर्स, इन सब के अंदर हमारे पास स्टार्च है। अगर हम बात करें दूध की, मिल्क, उसके अंदर जो हमारे पास शुगर है वो भी कार्बोहाइड्रेट है। और इसके अलावा अगर हम बात करें गन्ने के रस की, जो कि बेसिकली हमारे पास कार्बोहाइड्रेट ही होता है, यानी कि शुगर कैन का जो जूस है हमारे पास वो भी कार्बोहाइड्रेट ही है। इसके बाद इसका रोल क्या है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसको हम डिस्कस करेंगे। रोल कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे पास दोनों स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल परफॉर्म करते हैं। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली है क्या, ये हम बाद में पढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, इनका क्या काम है, फिर बाद में वन बाय वन हम इनका यानी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। रोल इसका है हमारे पास स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी। तो पहला जो स्ट्रक्चरल रोल है वो हमारे पास है कि जितनी भी सेल वाल है प्लांट की, अभी मैंने बात की वुड की, कि वुड जो है वो बेसिकली सेलुलोज की बनी होती है। तो जितनी भी सेल वाल्स हैं हमारे पास प्लांट्स की, सेल वाल्स, वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो कि सेलुलोज है उसकी बनी होती हैं। उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, उनकी सेल्स वाल जो हैं वो भी जो है कार्बोहाइड्रेट की बनी होती हैं, जैसे बैक्टीरिया हमारे पास एग्जांपल है। अब हम फंक्शनल रोल इसका देखते हैं। तो फंक्शनल रोल इसका है हमारे पास, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फंक्शनल रोल, फंक्शनल रोल इसका ये है कि ये एनर्जी स्टोरेज के तौर पे भी इस्तेमाल होगा, और उसके अलावा ये एनर्जी प्रोवाइड भी करेगा, एनर्जी सोर्स के तौर पे भी इस्तेमाल होगा। अगर एग्जांपल लें तो हमारे पास ग्लूकोज जो है वो बेहतरीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि कार्बोहाइड्रेट है। और उसके साथ साथ हमारे पास जो स्टोरेज है उसमें हमारे पास स्टार्च आ गया। ये क्या चीज़ें हैं? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, और इनको फर्दर हम डिटेल में डिस्कस बाद में करेंगे। और उसके अलावा हमारे पास ग्लाइकोजन, ये हमारे पास फंक्शनल रोल परफॉर्म करते हैं, यानी एनर्जी को स्टोर करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट की जो कंपोजिशन है उसको अब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये किन किन चीज़ों से मिलके बना है, इसकी कंपोजिशन। कंपोजिशन बेसिकली कार्बोहाइड्रेट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 एटम्स के मिलने से बनता है। उनमें जो अबंडेंटली पाया जाता है वो हमारे पास कार्बन होगा, और साथ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जैसा कि इसका जनरल फार्मूला है हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो चूंकि इसका जनरल फार्मूला हमारे पास है, तो यहाँ पे इसके मेन जो एटम है जिनके मिलने से ये बनता है वो हमारे पास 3 है, कार्बन, हाइड्रोजन और
साथ में ऑक्सीजन। तो अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली है क्या, इनका स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये किस तरह से हमें, यानी इनका स्ट्रक्चर किस तरह का है कि बेसिकली ये नेचर में इनकी नेचर क्या है, ये किस तरह के हैं। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप क्या है। हमारे पास एक ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच होते हैं तो इस ग्रुप को हम कहते हैं कि ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है। यहाँ पे ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है। अब कार्बोनाइल ग्रुप में ही फर्दर थोड़ी सी चेंजिंग होती है। जैसे अगर कार्बोनाइल ग्रुप की कार्बन जो है कार्बोनाइल ग्रुप का, उसकी एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच है और दूसरी साइड पे कोई भी कार्बन की चेन अटैच है, इसे हम ग्रीन से शो कर लेते हैं। तो ये जो फर्दर हमारे पास ग्रुप नया बन गया, इसे हम कहेंगे अल्डिहाइड। ये हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप है। यानी कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे अगर हाइड्रोजन अटैच है और दूसरी साइड पे कोई भी कार्बन की चेन अटैच है तो उसे हम कहेंगे अल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ पे कार्बन की चेन जो है उसे आर से शो किया गया है। अगर इसी में चेंजिंग कुछ इस तरह से हो कि ये हमारे पास जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसके एक साइड पे कार्बन की चेन है और दूसरी साइड पे भी कार्बन की ही चेन है, तो ये जो हमारे पास ग्रुप बन गया इसे हम कहेंगे ये है हमारे पास कीटोनिक ग्रुप। अगर आप कार्बोहाइड्रेट का इतना कुछ हमने पढ़ लिया कि इसका जनरल फार्मूला ये है, ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, उसकी एग्जांपल ये है, रोल इसका जो है स्ट्रक्चरल भी है रोल, फंक्शनल रोल भी है, कंपोजिशन इसकी तीन चीज़ों के ऊपर है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अभी तक इसकी डेफिनेशन नहीं हमने की। तो ये बेसिकली हमारे पास है पॉलीहाइड। इनकी अगर डेफिनेशन की जाए तो इनकी डेफिनेशन कुछ यूँ होगी कि दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। और या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है, यानी वो कंपाउंड या वो मॉलिक्यूल जिसके साथ ये अल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा उसे हम कहेंगे वो अल्डिहाइड है। या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है या ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स है, या ये जब टूटते हैं तो हमें पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड देते हैं और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। और सब्सटेंसेस, ऐसी सब्सटेंसेस हैं विच yield polyhydroxy aldehyde and polyhydroxy ketone on hydrolysis। कब देते हैं? जब इनकी हाइड्रोलाइसिस होती है, ये टूटते हैं। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रा का मतलब होता है पानी और लाइसिस का मतलब है टूटना। तो हाइड्रोलाइसिस हमारे पास है कि ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, के कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़ना विद द हेल्प ऑफ वाटर। ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ वाटर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस विद वाटर, या H2O लिख सकते हैं।
तो पानी की मदद से चीज़ों को तोड़ना कहलाता है हाइड्रोलाइसिस। तो ये इनकी डेफिनेशन है, इसको ही हम मद्देनज़र रखते हुए आगे चलेंगे, ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को। तो हम देखते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड क्या चीज़ है और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या चीज़ है। वन बाय वन हम देखेंगे कि ये हमारे पास क्या चीज़ें हैं। अच्छा, तो लिखते हैं जी कि बेसिकली ये हमारे पास इनका, चूँकि अभी मैंने यहाँ पे बताया कि ग्लूकोज है हमारे पास, जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ इधर कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6। जो हमारे पास ग्लूकोज है उसका फार्मूला है C6H12O6। तो 6 हमारे कार्बन जो है पूरे, और ये हमारे पास एक ग्लूकोज जो है आल्डो शुगर है, आल्डो शुगर है, या मैं कह सकता हूँ एक अल्डिहाइड है। तो ज़ाहिर सी बात है इसके साथ ये ग्रुप लगेगा अल्डिहाइड वाला, डबल बॉन्ड O H AOH H H OH OH H OH तो ये मेरे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, जिसके अपर साइड पे अल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये मेरे पास ग्लूकोज है जो कि एक आल्डो शुगर है, ग्लूकोज जो कि मेरे पास आल्डो शुगर है, यानी कार्बोहाइड्रेट है। अब देखें, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड से मुराद है कि ये हमारे पास अल्डिहाइड है जिसके साथ बहुत सारे हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन से ये प्रूव हो गया कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। तो अगर इस डेफिनेशन को देखें तो ग्लूकोज हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है। अब बात रहेगी पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की, तो इसी तरह हमारे पास आइसोमर है ग्लूकोज का, C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 6 OH H OH H। अब ये मेरे पास एक कीटोनिक ग्रुप है इसके साथ अटैच, यहाँ पे देखा जाए तो ये देखें दोनों साइड पे कार्बन अटैच होने चाहिए, कार्बन की चेन्स। तो यहाँ पे इसकी कार्बोनाइल ग्रुप की एक साइड पे कार्बन है और दूसरी साइड पे भी कार्बन है। तो ये मेरे पास एक कीटोनिक ग्रुप है। तो मैं कहूँगा इसके साथ कीटोनिक ग्रुप है और हाइड्रोक्सल ग्रुप भी अटैच है, तो ये है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक ये मेरे पास एक कार्बोहाइड्रेट हुआ और इसका नाम है फ्रक्टोज। ये आइसोमर है हमारे पास ग्लूकोज का, और इसका भी फार्मूला सेम वही है जो ग्लूकोज का है, C6H12O6। और ये मेरे पास एक कीटो शुगर है, यानी इसके साथ कीटोनिक ग्रुप अटैच है इस शुगर के साथ, और ये दोनों हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ से प्रूव हुआ कि कार्बोहाइड्रेट और पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, या वो सब्सटेंसेस है जो कि यील्ड करती हैं, देती हैं हमें पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोलाइसिस पर। इस डेफिनेशन को हम इस यानी कि सेशन की अगली वीडियो में या अगले सेशन में क्लियर करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही डाइवर्स टॉपिक है हमारे पास। तो इस दूसरे हिस्से को, डेफिनेशन को हम नेक्स्ट क्लियर करेंगे। आज हम सिर्फ उसका एक सेशन या एक पार्ट क्लियर करेंगे। तो अगर क्लासिफिकेशन देखी जाए हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत डाइवर्स ग्रुप है हमारे पास। इसको फर्दर जो है 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो इसकी ग्रुपिंग पढ़ने से पहले या इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि इसके सोर्स देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का सोर्स कौन सा है या हमें ये कहाँ से फ्राहम होते हैं।
तो ग्लूकोज जो है हमारे पास, इसका सोर्स जो है ये बेसिकली फ्रूट्स हैं, या मैं कहूँ कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो है उसका सोर्स जो है वो प्लांट्स है। कौन से प्लांट? जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, या मैं कहूँगा ग्रीन प्लांट जो है इसका सोर्स है। और अगर ग्लूकोज की स्पेसिफिकली बात की जाए तो इसका सोर्स हमारे पास है जितने भी फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स में हमारे पास फर्दर आ गया है, यानी डेट्स में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, खजूरों में। उसके अलावा ये फिक्स जो है हमारे पास अंजीर, उसमें काफ़ी मिकदार में होता है। एंड बहुत सारे यानी जो हमारे पास फ्रूट्स हैं उनके अंदर ग्लूकोज काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। उसके अलावा जो है हमारे पास कंपाउंड जो है कार्बोहाइड्रेट के, वो अभी मैंने बताया कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस से आते हैं। तो प्लांट जो है हमारे पास फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं, 6CO2 + 6H2O गोज़ ऑन, सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल इसको जज़ब करेगा और हमारे पास ये देखें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन गया और साथ में ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। तो ग्लूकोज जो है हमारे पास या कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे पास वो ग्रीन प्लांट से हमें हासिल होते हैं। तो प्राइमरी सोर्स जो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का वो हमारे पास प्लांट्स ही हैं। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो है ये फर्दर मॉडिफाई किए जा सकते हैं, यानी इनकी इम्पोर्टेंस अगर देखें हम, इम्पोर्टेंस तो इनकी हमने पहले भी देखी है कि ये स्ट्रक्चरल रोल भी परफॉर्म कर रहे हैं और फंक्शनल रोल भी परफॉर्म कर रहे हैं और ये सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। उसके अलावा अगर इसकी इम्पोर्टेंस देखें हम, तो कार्बोहाइड्रेट को फर्दर मॉडिफाई करके दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं, जैसे फैटी एसिड वगैरह। वो किस तरह से बनते हैं वो हम फर्दर जो है नेक्स्ट सेशंस में इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। तो अभी के लिए आप इतना ही याद रखें कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को मॉडिफाई करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को मॉडिफाई करके हम फर्दर दूसरे बहुत सारे कंपाउंड्स जो हैं उनमें चेंज कर सकते हैं, सेवरल कंपाउंड्स। उसके अलावा ये हमारे पास कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको बनाने में हेल्प करता है। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं। जैसे हमारे पास ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट, जिन्हें हम ग्लाइकन कह सकते हैं, ग्लाइकन जब लिपिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमारे पास एक नया कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। और इसी तरह अगर ग्लाइकन हमारे पास प्रोटीन के साथ रिएक्ट करता है तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन है। अब इनका फ़ायदा सुन लें कि हमारे पास जो ग्लाइकोलिपिड है और ग्लाइकोप्रोटीन है ये इस्तेमाल होते हैं सेल मेम्ब्रेन बनाने में, और उसके अलावा यानी ये सेल मेम्ब्रेन में भी पाए जाते हैं, और सेल वाल जो है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की, जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया हो गए, उनकी सेल वाल के अंदर काफ़ी तादाद में होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स या कार्बोहाइड्रेट हम कह सकते हैं। और ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये सेल मेम्ब्रेन्स बनाने में भी हेल्प करते हैं। उसके अलावा ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन को कलेक्टिवली हम कह देते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, और ये एज अ फिंगरप्रिंट इस्तेमाल होते हैं सेल के, यानी सेल टू सेल रिकॉग्निशन में ये इस्तेमाल होते हैं कि अब सेल जो है उस एक सेल को दूसरे सेल से डिफ्रेंशिएट करना है तो वो किसकी बुनियाद पर किया जाएगा? ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की, या हम कह सकते हैं ग्लाइकोकैलिक्स की बुनियाद पर हम क्या करेंगे कि एक सेल को दूसरे सेल से अलहदा करेंगे। तो मैं ये भी कह सकता हूँ ये एज अ फिंगरप्रिंट इस्तेमाल होता है सेल्स के लिए, कि सेल्स का फिंगरप्रिंट है, एक सेल को दूसरे सेल से अलहदा करता है कौन? ये ग्लाइकोकैलिक्स। और ग्लाइकोकैलिक्स है क्या कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन दोनों के मजमूए को हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स है। इसके बाद अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास
क्लासिफाई किए गए हैं 3 ग्रुप्स में। क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। जो पहला है उसे हम कहते हैं मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड। दूसरा जो है उसे हम कहते हैं ओलिगोसेक्राइड, और जो तीसरा है उसे हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड। अब यहाँ पे बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है सेक्राइड, सेक्राइड, सेक्राइड। इसका क्या मतलब है? सेक्राइड जो है ये लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। उसके अलावा अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स के यानी सेक्राइड को देखें तो ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसे हम कहते हैं सैकरोन। सैकरोन का मतलब है शुगर, और कार्बोहाइड्रेट्स को ही तो हम शुगर्स कहते हैं। तो अगर हमारे जहन में कार्बोहाइड्रेट लफ्ज़ आता है तो हम समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी एज आ सोर्स ऑफ एनर्जी या एज आ सोर्स ऑफ फूड, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हैं ये बहुत सारे यानी स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे पास ये डीएनए है, तो डीएनए को बनाने में एक पेंटोज कार्बोहाइड्रेट है जो कि इस्तेमाल होता है, तो वो डीएनए बनाने में हेल्प करता है। वो कैसे करता है हम फर्दर देखते हैं अभी। तो मोनोसेक्राइड जो है इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मोनोसेक्राइड, मोनो का मतलब है एक, वन, सिंगल, और सेक्राइड का मतलब है शुगर। जब हमारे पास सिंपल शुगर होगी यानी एक ही मॉलिक्यूल होगा शुगर्स का, तो उसे हम कहेंगे ये हमारे पास मोनोसेक्राइड है। अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम कि ये हमारे पास स्वीट है। इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं कि ये स्वीट है, टेस्ट में बहुत मीठे होते हैं, स्वीट इन टेस्ट। पानी के अंदर इजीली सोलूबल है, easily soluble in water, वाटर या H2O लिख सकते हैं इसको। उसके अलावा ये फर्दर हमारे पास हाइड्रोलाइज्ड होके पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हरगिज नहीं देंगे। तो यहाँ पे मोनोसेक्राइड की एग्जांपल यहाँ पे एक ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है। अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज को देखा जाए, अगर हम इसको हाइड्रोलाइज्ड करें तो ये हमें फर्दर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन नहीं देंगे, क्योंकि ये हाइड्रोलाइज होंगे नहीं हमारे पास। ठीक है, तो अगर इसकी एग्जांपल आपने देखनी है तो ये हमारे पास फ्रक्टोज है जो कि फर्दर कांट हाइड्रोलाइज्ड, तो ये हमारे पास हाइड्रोलाइज्ड नहीं होंगे, हाइड्रोलाइज्ड टू गिव, क्या देने के लिए, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो कुछ करैक्टर्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए मोनोसेक्राइड के। एक तो ये कि ये स्वीट होंगे टेस्ट के अंदर, इजीली सोलूबल हैं पानी के अंदर, और ये फर्दर हाइड्रोलाइज्ड हमारे पास नहीं हो सकते पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स में। तो अब हम देखते हैं फर्दर इसको। तो अगर देखा जाए तो ये खुद हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है और पॉलीहाइड्रोक्सी
कीटोन है या हम कह सकते हैं सिंपल शुगर्स हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट हमारे पास शुगर है वो एक और मैं ड्रा कर देता हूँ। वो हमारे पास पेंटोज है या मैं कह सकता हूँ वो हमारे पास राइबोज है। तो कहता है कि केमिकली दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड कीटोन, और नेचर के अंदर हमारे पास जो पाई जाती हैं मोनोसेक्राइड्स इम्पोर्टेंट जो हैं नेचर के अंदर, नेचर के अंदर जो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड हमारे पास है, नेचर के अंदर मोनोसेक्राइड जो है ये 3 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक पाई जाती हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम कह सकते हैं बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस रखती हैं बायोलॉजिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब यहाँ पे मैं 2 कार्बोहाइड्रेट्स ड्रा करता हूँ या पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड कीटोन ड्रा करता हूँ जो कि 3 कार्बन पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पे अल्डिहाइड पहले ड्रा कर लेते हैं, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 1 2 एंड कार्बन नंबर 3। तो ये जो मैंने यहाँ पे 3 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड ड्रा किया है, इसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, HCOO। और यहाँ पे ये मैंने ड्रा कर दिया है आपके सामने दूसरा मोनोसेक्राइड। अब देखें ये भी 3 कार्बन वाला है, ये भी 3 कार्बन वाला है यानी मोनोसेक्राइड, लेकिन ये हमारे पास अल्डिहाइड है और यहाँ पे ये हमारे पास कीटोनिक है यानी ग्रुप, और इसलिए इस शुगर को कहेंगे हम कि ये हमारे पास आल्डो शुगर है और ये हमारे पास कीटो शुगर है। एक का नाम है यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, और इसका नाम है हमारे पास ग्लिसर अल्डिहाइड। ये दोनों हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है एक, और दूसरा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, या मैं कह सकता हूँ ये दोनों मेरे पास मोनोसेक्राइड हैं 3 कार्बन वाले। और ये रेस्पिरेशन के दौरान, जो कि उलट है फोटोसिंथेसिस का, जब ऑक्सीडेशन होती है हमारे पास रेस्पिरेशन के अंदर कार्बोहाइड्रेट की, तो ये टूट जाता है इन दोनों इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स में जिन्हें हम कहते हैं ग्लिसर अल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स हैं, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स इन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के अंदर ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स हैं। तो कार्बन नंबर जो यानी अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो 3 कार्बन वाले जो हैं उसकी इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया कि ये इंटरमीडिएट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं रेस्पिरेशन में, यानी ग्लूकोज जो है वो टूटेगा इन दोनों कंपाउंड्स में। तो 3 कार्बन वाले जो हैं उसको तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये रेस्पिरेशन में बहुत अहमियत रखते हैं। उसके अलावा 4 कार्बन वाले रेयर हैं नेचर में, ये कुछ बैक्टीरियाज के अंदर पाए जाते हैं, बैक्टीरियाज। और 5 कार्बन वाला जो है हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको इसीलिए मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से लिखता हूँ कि हमारे पास 5 कार्बन वाला, 5 और 6 वाला, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। जो 5 कार्बन वाला है हमारे पास उसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास, अब जैसे देखें ओस लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं शुगर के लिए, सेक्राइड के लिए, इसलिए 3 कार्बन वाले को हम कहेंगे ये हमारे पास ट्राइओस है, ट्राइओस, ओस का मतलब भी यहाँ पे शुगर हुआ। 4 वाले को टेट्रोस, और 5 वाले को हम कहेंगे पेंटोस, 6 वाले को कहेंगे हेक्सोस, और जो 7 वाला है हमारे पास
इसे हम कहेंगे ये हमारे पास हेप्टोज है। तो 5 कार्बन वाला यहाँ पे हमारे पास जो पेंटोज है, यहाँ पे वो राइबोज एक पेंटोज है जो कि बहुत अहमियत रखता है। अब राइबोज का स्ट्रक्चर बेसिकली किस तरह से है वो यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं। 5 कार्बन वाला है और आल्डो शुगर है हमारे पास। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। 5 कार्बन वाला ये हमारे पास एक मोनोसेक्राइड है। तो कार्बन नंबर 1 जो कि ये अल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये एक ग्रुप है हमारे पास अल्डिहाइड, हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये हमारे पास पेंटोज है जिसे हम बेसिकली राइबोज कह रहे हैं, 5 कार्बन वाला पेंटोज। और ये अहमियत क्या रखता है कि ये हमारे पास डीएनए की बैकबोन बनाने में इस्तेमाल होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर बनाने में बहुत अहमियत रखता है। किस तरह से वो आप फर्दर जो है जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। अभी सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखें कि राइबोज जो है डीएनए का स्ट्रक्चर या उसकी बैकबोन जो है उसको बनाने में हेल्प करता है। और 6 कार्बन वाला हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल 2 हमने डिस्कस किए हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। उसके अलावा गलैक्टोज जो है आइसोमर है, यानी ये तीनों हमारे पास आइसोमर है। तो गलैक्टोज जो है वो भी एक हेक्सोज है, यानी 6 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड है। तो हम अभी डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अगर ग्लूकोज को देखें, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। फ्रक्टोज के लिए कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। और एक गलैक्टोज के लिए भी कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। अगर हम ग्लूकोज को यहाँ पे देखें, ग्लूकोज की अगर बात करें तो ग्लूकोज हमारे पास एक आल्डो शुगर है, यानी अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है इसके साथ। तो यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है और बाकी कार्बन्स के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप, क्योंकि ये पॉलीहाइड्रोक्सी है हमारे पास। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन। तो अगर आप गौर करें तो कार्बन नंबर 3 पे ओरिएंटेशन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल की ऑपोजिट है बाकी कार्बन्स के हिसाब से। और अगर हम गलैक्टोज को देखें तो वो भी हमारे पास एक आल्डो शुगर ही है, और ये आइसोमर है ग्लूकोज का, OH। अब इसके कार्बन नंबर 3 और 4 पे जो है चेंजिंग है, और ये नया हमारे पास मॉलिक्यूल बन गया जिसे हम कह रहे हैं कि ये गलैक्टोज है। तो इसकी थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है चेंज हो जाएंगी। बाकी हमारे पास मॉलिक्यूल ये ग्लूकोज की तरह का ही है। तो ये हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे थोड़ा सा काफ़ी क्लोज हो गए हैं, तो इनको थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन। अब 3 पे यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग है और 4 पे भी। हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ इसको हम कह रहे हैं गलैक्टोज, गलैक्टोज जो कि आइसोमर है ग्लूकोज का। और हाइड्रोजन। अगर फ्रक्टोज को देखें तो वो हमारे पास कीटोनिक ग्रुप रखता है,
यहाँ वो कीटो शुगर है हमारे पास, इसको ड्रा हम कुछ यूँ करेंगे, 1 कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 4 कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। कीटो ग्रुप है इसलिए कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे कार्बन की चेन और दूसरी साइड पे भी कार्बन की चेन, तो ये हमारे पास कीटोनिक ग्रुप हो गया। हाइड्रोजन 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 सॉरी हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमारे पास फ्रक्टोज जो कि 6 कार्बन या हेक्सोज मोनोसेक्राइड है। अब अगर देखा जाए इन सब को, जितने भी अभी तक मैंने यहाँ पे मोनोसेक्राइड ड्रा किए हैं या कार्बोहाइड्रेट ड्रा किए हैं, तो एक कार्बन जो है वो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप रखता है, एक कार्बन जो है वो फंक्शनल ग्रुप रखता है और बाकी सारे कार्बन जो है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल के साथ अटैच है। एक कार्बन फंक्शनल ग्रुप रखता है और बाकी सारे कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल से अटैच हैं। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है कि ये जो है हमारे पास एक कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है और बाकी सारे जितने भी कार्बन है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल के साथ अटैच है। तो आप कह सकते हैं कि हर कार्बन जो है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल के साथ अटैच है सिवाय एक कार्बन के, और वो जो एक कार्बन रह गया है वो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है। ये हमारे पास जितने भी मोनोसेक्राइड है ये वैसे तो हमारे पास स्ट्रेट चेन में है यहाँ पे, लेकिन अगर इन्हें हम सॉल्यूशन के अंदर रखें तो ये हमारे पास रिंग फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। देखें, अगर हम राइबोस को देखें तो जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होगा वो क्या करेगा कि लास्ट कायरल कार्बन के ऊपर रिएक्ट करेगा। तो कायरल कार्बन वो होता है जिसके साथ 4 के 4 एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो है चारों के चारों मुख्तलिफ हो। तो ये कार्बन जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो एक्ट करेगा कार्बन नंबर 4 के साथ, या कार्बन नंबर 1 एक्ट करेगा कार्बन नंबर 4 पे, और इन दोनों के दरमियान बॉन्डिंग होगी किसके थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू। और ये यानी जब हमने इसको सॉल्यूशन फॉर्म में रखा तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा रिंग फॉर्म में जब इसको हम सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे, सॉल्यूशन के अंदर। तो रिंग फॉर्म में जब ये चेंज होगा तो ये कुछ इस तरह की शेप ले लेगा, 5 कॉर्नर, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 1 और 4 जो है, कार्बन नंबर 1 और 4 ये अटैच है ऑक्सीजन के थ्रू एक दूसरे के साथ, और कार्बन नंबर 4 के साथ अटैच है कार्बन नंबर 5। बाकी इसके जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल वैसे ही पूरे कर दिए जाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल, कार्बन नंबर 4 पे हाइड्रोक्सल और यहाँ पे सॉरी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन। अब देखें राइबोस जो है जब इसको सॉल्यूशन में एंटर किया गया तो इसने रिंग फॉर्म जो है 5 कॉर्नर रिंग बना लिया, इसको हम कहते हैं राइबोफ्यूरानोस। इसकी रिंग फॉर्म को राइबोस की या पेंटोस की रिंग फॉर्म को हम नेम देते हैं राइबोफ्यूरानोस। इसी तरह जब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जाते हैं तो ये भी क्या करते हैं कि रिंग फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो कार्बन नंबर 1 रिएक्ट करेगा लास्ट कायरल कार्बन पे, यहाँ कह दो कार्बन नंबर 1 एक्ट करेगा कार्बन नंबर 5 पे से, और ये क्या बनाएगा हमारे पास रिंग फॉर्म में चला जाएगा और 6 कॉर्नर रिंग बनाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 4 कार्बन नंबर 5 कार्बन नंबर 6, और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 अटैच होंगे एक दूसरे के साथ
ऑक्सीजन के थ्रू। तो इसने हमारे पास एक 6 कॉर्नर रिंग बना लिया है। अब देखें कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल, 2 पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल, 3 पे चेंजिंग है हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल, यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन कार्बन नंबर 5 के साथ हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये जो रिंग फॉर्म बनी है इसे हम नेम देते हैं ग्लूकोपाइरानोज। इसी तरह गलैक्टोज अगर रिंग फॉर्म में जाएगा यानी सॉल्यूशन में जाएगा तो रिंग फॉर्म अख्तियार कर लेगा। जैसे हमारे पास गलैक्टोज को अगर ड्रा करें तो सेम ग्लूकोज की तरह कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, 6 कॉर्नर रिंग बन गया है और कार्बन नंबर 6। अब सेम वैसा ही है, बस कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 पे जो है हाइड्रोक्सल हमारे पास ऑपोजिट है, हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन। बाकी जो है वैसे के वैसे ही आ जाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये रिंग फॉर्म में चला गया गलैक्टोज। उसी तरह अगर फ्रक्टोज हमारे पास रिंग फॉर्म में जाएगा तो इसका कार्बन नंबर 2 यानी फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करेगा लास्ट कायरल कार्बन के साथ यानी कार्बन नंबर 5 के साथ, और ये हमारे पास एक 5 कॉर्नर रिंग बनाता है कुछ इस तरह से। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और यहाँ पे कार्बन नंबर 2, 3, 4, क्योंकि कार्बन नंबर 2 रिएक्ट करेगा कार्बन नंबर 5 के साथ ऑक्सीजन के थ्रू, 3, 4, 5, यहाँ पे कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है कार्बन नंबर 1। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे बाकी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल इसके साथ वैसे ही अटैच हो जाएंगे। तो ये जो हमारे पास रिंग फॉर्म आ गई है फ्रक्टोज की, जब ये सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा तो यानी कि जब ये हमारे पास वैसे सेट्रेट चेन में होते हैं मोनोसेक्राइड, जब इनको सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है तो ये रिंग फॉर्म जो है अख्तियार कर लेते हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास है वो है राइबोज रिंग फॉर्म जिसे हम राइबोफ्यूरानोज कहते हैं, और दूसरा है ग्लूकोपाइरानोज जो कि ग्लूकोज की रिंग को कहते हैं। इसके अलावा फर्दर अगर देखा जाए हमारे पास ग्लूकोज जो है ये बायोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा पेंटोज जो है हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट है बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये रिंग फॉर्म यानी अचीव कर लेते हैं। तो राइबोज की रिंग फॉर्म को राइबोफ्यूरानोज कहते हैं, ग्लूकोज की रिंग फॉर्म को ग्लूकोपाइरानोज कहते हैं। अब अक्रंस इसकी हमने पढ़ ली है कि सबसे ज़्यादा ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं हमारे पास फ्रूट्स में, जिसमें डेट्स, फिश और जितने भी मीठे हमारे पास फल होंगे उसके अंदर ये पाया जाता है ग्लूकोज अबंडेंटली। उसके अलावा ये हमारे ब्लड के अंदर भी इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो ये हमारे यहाँ पे हम ब्लड के अंदर, ह्यूमन ब्लड के अंदर इसकी कंसंट्रेशन जो है वो 0.08 ग्राम्स पर लीटर है, यानी 1 लीटर ब्लड के अंदर 0.08 ग्राम जो है ग्लूकोज मौजूद होगा। और ये कंबाइन, ये फ्री फॉर्म में तो इन चीज़ों के अंदर पाया जा रहा है, लेकिन कंबाइंड फॉर्म में भी ये हमारे पास मौजूद होता है। कंबाइंड फॉर्म के अंदर ये हमें मिलेगा ओलिगोसैकेराइड्स में और पॉलीसैकेराइड में, जो कि हम दूसरे सेशन में डिस्कस करेंगे। ओलिगोसैकेराइड में और पॉलीसैकेराइड में। उसके अलावा अगर देखा जाए कि ये बनता हमारे पास कैसे है, तो अभी हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में हमारे पास ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज जो हमारे पास है 10 ग्राम ग्लूकोज बनाने के लिए हमें 717.6 किलो कैलोरीज जो है एनर्जी देनी पड़ती है। 10 ग्राम ग्लूकोज बनाने के लिए 717.6 किलो कैलोरीज जो है एनर्जी देनी पड़ती है, और ये एनर्जी जो है स्टोर हो जाती है हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स में।
तो केमिकली ये बेसिकली स्टोर हो गई है केमिकली कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड में। और जब ये हमारे पास ग्लूकोज की रेस्पिरेशन होगी या ऑक्सीडेशन हम कह सकते हैं होगी, तो ऑक्सीडेशन जो है उलट है किसका, फोटोसिंथेसिस का। तो फर्ज करें ये हमारे पास ग्लूकोज था और इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, बेसिकली ये रेस्पिरेशन है, उसका रेस्पिरेशन हमारे पास एक ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है। या हम कह सकते हैं कि रिडक्शन हो रही है ऑक्सीजन की यहाँ पे, और जिन चीज़ों से ये मिलके बना था वो दोबारा बनेगी और साथ में एनर्जी रिलीज़ होगी एक मॉलिक्यूल की शक्ल में जिसे हम कहते हैं एटीपी। और ये बेसिकली एनर्जी यहाँ पे स्टोर थी हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की शक्ल में, लेकिन जब इसकी ऑक्सीडेशन हुई तो ये हमारे पास रिलीज़ हो गई केमिकल फॉर्म से, और अब हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ये एज अ एनर्जी सोर्स हमारे पास इस्तेमाल होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, यानी कार्बोहाइड्रेट का पहला सेशन या पहला पार्ट है हमारा। और फर्दर हमने यहाँ पे तो डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं। तो ये हमारे पास क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। अल्डिहाइड में एग्जांपल जो है हमने पढ़ी ग्लूकोज की, और कीटोन में हमने देखी फ्रक्टोज की। और उसके अलावा राइबोज को देखा जो कि डीएनए का स्ट्रक्चर बना रहा था, ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गैलेक्टोज को देखा, ये दोनों हमारे पास आल्डो शुगर्स हैं। तो जिसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप होगा वो आल्डो शुगर है, जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप होगा वो कीटो शुगर है। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट है वो अगले सेशन में हम पढ़ेंगे ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अच्छी उम्मीदों के साथ इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।